ईस्ट्रोजन जो रहता है ये हमारे मूड के लिए है, हमारे लिबिडो के लिए है, यानी कि कामिच्छा जागृत होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। हाँ, लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। रात में 2 बार हमारा इंटरकोर्स हुआ, हम लगभग आधा घंटा इंटरकोर्स में इंडल्ज हुए, इतनी लंबा समय तक हमारा ऑर्गेज़म चला। पेनिट्रेशन में भी प्रॉब्लम होते हैं, कभी पेनिट्रेशन के नाम से ही चिंतित हम होते हैं और वो लड़की मुड़ जाती है, वो अलाफ नहीं करती, तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है या बचपन का कुछ ट्रॉमा भी हो सकता है। तो ऑर्गेज़म भी कभी किसी का होता नहीं है, किसी का डीलेड होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का अधूरा होता है। लिबिडो बढ़ाने के लिए भी दवाइयाँ अवेलेबल है आजकल, डिज़ायर क्रिएट करने के लिए। लेकिन आप कंसीव करने की कोशिश करते हो तो वो लुब्रिकेंट्स आपको डॉक्टर की सलाह से लेने हैं। करेक्ट, क्योंकि कुछ लुब्रिकेंट्स स्पर्मिसाइडल्स भी होते हैं। जब डीप इनसाइड जाने के बाद दर्द होता है तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कहाँ तक सही है, गलत है, अभी आप बताएं। किस होता है, कडलिंग होता है, तो ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है। यही ऑक्सीटोसिन लेबर इंड्यूस करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, इसीलिए। लेकिन पहले ज़माने में 70% ऑफ इंडियन वीमेन दे वर नॉट नोइंग व्हाट इज ऑर्गेज़म। और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का चलन जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं दोनों में कहूँगा। तो ये जो ट्रेंड आ रहा है मल्टीपल पार्टनर्स का, तो उनका सेक्सुअल हेल्थ पर कितना असर होता है फीमेल्स का? बहुत गहरा असर है। जब भी हमारे हेल्थ की बात निकलती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फिज़िकल फिटनेस के बारे में, और उसके बाद बारी आती है हमारे मेंटल फिटनेस के बारे में डिस्कशन करने की। लेकिन एक बहुत ही अहम टॉपिक है, अनछुआ टॉपिक, जिसके बारे में हम बात करने से कतराते हैं, और वो है वुमेन्स सेक्सुअल हेल्थ। तो आज के इस एपिसोड में हम वो सारी बातें वुमेन्स सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानेंगे जो बेहद इम्पॉर्टेंट है और सब वुमेन के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, जो जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है। वो इस अनछुए टॉपिक पे रोशनी डालेगी और हम सभी को बताएंगी कि सेक्सुअल हेल्थ अपने ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। सुप्रिया मैडम, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू। मैडम, आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर बात करने में महिलाओं को थोड़ी सी झिझक होती है। वो टॉपिक आपको पता है कि आपका हमारा टॉपिक है सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। Yes. तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सेक्सुअल हेल्थ एग्जैक्टली होता क्या है और इसका असर महिलाओं के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है क्या? वैसे देखा जाए तो सेक्सुअल हेल्थ इज रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ इन रिलेशन विथ सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ओके, यानी कि सिर्फ सेक्स ऐसा नहीं होता, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन जैसे कि हमारी सारी प्रजनन प्रणाली है उससे भी रिलेटेड है। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जब हमें सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी होती है तो एक तो आपसी संबंध बहुत अच्छे होते हैं, दूसरी बात है ओवरऑल कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ही बूस्टअप होता है। जो ओवरऑल वेलबींग का जो फीलिंग रहता है, जब हमारी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहती है तो वो अच्छा रहता है। तीसरी बात ऐसी है, जब हमारे शरीर में कुछ हार्मोन की कमी रहती है या कुछ वजाइनल यानी कि योनि मार्ग के इन्फेक्शन रहते हैं, जब हमें सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी रहती है तो ये जल्दी पकड़ में आते हैं। हम अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और ये सबको इसके बारे में जानकारी रहना इम्पॉर्टेंट है।
ओके, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आज हम लोग बात करते हैं कि ज़माना बदल गया है या फिर हम लोग काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुके हैं, बट जैसे अभी हमने बात की कि टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, इसमें फिर भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, टैबू है, Correct. या सोसाइटी में अगर बहुत बार महिलाएं सोचते कि अरे मैंने इस बारे में बात करना गलत है, तो इस बारे में मैं चाहूँगी कि आप कुछ बताएं कि ये हेजिटेशन क्यों नहीं होना चाहिए और इसके बारे में बात करना, डिस्कस करना और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मेडिकल हेल्प लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, और इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ऑफ कोर्स रश्मि, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मन में एक तो इस बारे में बात करना एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम, ये सोशल स्टिग्मा, टैबू, इस टाइप का ये जो सेक्सुअल हेल्थ है इसको लेके हम समझते हैं, क्योंकि बचपन से ही इस विषय के बारे में बातें करना, और वो भी लड़कियों ने बातें करना, स्त्रियों ने बातें करना, ये एक अलग समझा जाता है, क्योंकि ये बेशर्मी की बात है, ऐसे ऐसे ऐसा कहा समझा जाता है। जाता है, करेक्ट। बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है, ये बचपन से एक्चुअली देखा जाए, पेशाब करना ये एक आम क्रिया है, ये एक Natural. शरीर का फंक्शन है। बिल्कुल। यस। लेकिन फिर भी हम सोसाइटी में, समाज में जब रहते हैं तब हम खांसते हैं, छींकते हैं, लेकिन जब पेशाब करने की बारी रहती है तो हम इसको प्राइवेट समझते हैं, क्योंकि ये अपने प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई ये कार्य रहता है। ऐसी सोच हमें बचपन से रहती है, जी। या राइट। बचपन में जब हम बड़े होने लगते हैं, अराउंड 2nd 3rd ईयर ऑफ लाइफ रहेगा, तब से शुरू होता है कि नहीं, आपको निकर पहननी है, आपको ऐसे घूमना नहीं है नंगा, क्योंकि ये आपका प्राइवेट पार्ट है, ये जननांग है, और इसको हम अलग अलग नाम देके हम 3 छोटी बच्चियों को डराते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, ये आम बात नहीं है। तो ये कल्चरल, सोसाइटी या फैमिलियल, ये सबका प्रेशर हमारे ऊपर रहता है। लेकिन हमने पहले ही कह दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानकारी होना हमें बहुत सारे आगे जो हम फेस करने वाले लाइफ के जो इम्पोर्टेंट मोड है, इस पे हमें अच्छे से सेल थ्रू करने के लिए मददपूर्ण होती है। इसीलिए सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सबको जानना ज़रूरी है, और इसकी जानकारी, इसकी सही जानकारी हमें सेक्सुअल एजुकेशन से मिलती है, जो अभी आजकल स्कूल्स में भी शुरू हो गया है सिखाना। लेकिन जैसे हमें चाहिए वैसे हाँ, वैसे सिखाया वो नहीं जाता, बिल्कुल सही एक्चुअली। बात है। वो किसने सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, और किस बात पे फोकस करना चाहिए, तो ये इतनी अवेयरनेस उसमें नहीं होगी करेक्ट शायद। अवेयरनेस नहीं है, और इतना सिस्टमैटिक अभी Exactly. तक सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल एजुकेशन शुरू नहीं हुआ है। बट वो होना चाहिए। एक्चुअली सेक्सुअल एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। फ्रॉम होम। Home, yes. बिल्कुल। जब हम बहुत छोटे रहते हैं हाँ। तब से ही ये इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, लेकिन जब हम छोटे रहते हैं तो हम ही लोग, पेरेंट लोग, बच्चों को सही तरीके से वो बताते नहीं हैं। एग्जैक्टली, राइट। और जैसे आपने कहा कि सिखाने वाले भी, उनमें भी होती होगी झिझक कि Yes. इस बारे में बात भी कैसे करें। बात भी तो कैसे उनकी करें। झिझक अलग से, और जो सुनने वाला है उनकी भी झिझक, इसलिए Yes. इस बारे में कोई ओपनली बात करना मुनासिब नहीं समझता। वेरी ट्रू डॉक्टर मुकेश, वेरी ट्रू। या आपने जैसे बताया कि सेक्सुअल हेल्थ, प्राइवेट पार्ट्स, इन सब के बारे में हम कल्चरली बचपन से ही हेजिटेशन होती है, बात नहीं करते। एक और चीज़ इसके साथ में जोड़ना चाहूँगी, एंड वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स जिसे कहते हैं। एक और लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा है या जब पीरियड्स ऑन है, तब उस टाइम पे सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखने चाहिए, एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट आई वुड लाइक यू टू टेल अस, क्योंकि ये भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है कि पीरियड्स के बारे में मत बोलो, पैड्स के बारे में मत बोलो। करेक्ट। तो ये दोनों को, सेक्सुअल हेल्थ एंड पीरियड्स, इन दोनों को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड हाउ इट इज़ इंटरलिंक्ड ऑल्सो। यस,
menstrual health and sexual health is closely linked because of hormones. ओके पीरियड के दौरान, मेंस्ट्रुअल चक्र के दौरान हमारे हार्मोन्स थोड़े अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होते हैं. यानी कि मेंस्ट्रुएशन लाने के लिए इसके साथ ही अपनी सेक्स की जो हार्मोन्स रहती है वो समान, वो सेम हार्मोन्स है. ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो दो रहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारी मेंस्ट्रुअल चक्र को बनाए रखने के लिए, एंड दीज हार्मोन्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन सेक्सुअल हेल्थ. जब हमारी मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है तो शुरुआती के जो 8-10 दिन रहते हैं उस दौरान हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है और ईस्ट्रोजन का निर्माण अच्छा होता है. और ईस्ट्रोजन जो रहता है ये हमारे मूड के लिए, हमारे लिबिडो के लिए, यानी कि कामेच्छा जागृत होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है. पीरियड के मध्य में जब हमारा ओव्यूलेशन होता है, हम कंसिडर कर रहे हैं ये रेगुलर पीरियड साइकिल, यानी कि 28 डेज का जो साइकिल रहता है उसको, उस साइकिल में पीरियड के मध्याह्न में ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन के दौरान में वो जो पीरियड रहता है उसमें जब इंटरकोर्स होती है तो कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है. राइट. और नेचर भी यही हेल्प करता है. नेचर को भी मालूम है आपको साथ में रहना है तो आप कंसीव करने वाले हो, तो इसीलिए ओव्यूलेशन के दरमियान ये हार्मोन का निर्माण बहुत अच्छी मात्रा में होता है. Exactly. तो ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिबिडो एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ल्यूब्रिकेशन. तो ल्यूब्रिकेशन के लिए, लिबिडो के लिए ये दोनों हार्मोन्स महत्वपूर्ण रहती है और जो पीरियड के मध्याह्न में होती है. जैसे ओव्यूलेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना शुरू होता है. और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ती है तब हमारे वजाइना में थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है. ओके. क्योंकि नेचर समझता है इस टाइम आपने इंटरकोर्स करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है प्रोक्रिएशन के लिए. इसीलिए नेचर ही थोड़ी सी वहाँ की चिकनाहट जो रहती है वो कम करता है और प्रोजेस्टेरॉन के निर्माण की वजह से वजाइनल थोड़ा ड्राइनेस होता है और उस टाइम में कई लोगों को थोड़ी ड्राइनेस की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल लग सकता है. लेकिन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन किसी को क्रैम्प्स रहते हैं, किसी को प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम रहता है, किसी को ब्रेस्ट टेंडरनेस रहते हैं, किसी का डिस्चार्ज बहुत हेवी होता है, और इन सारी चीज़ों से उस वक्त इंटरकोर्स रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. ना रखना, यस, वो नहीं रखे तो ज़्यादा अच्छा है. रखना है तो उसके साथ, क्योंकि गंदगी भी होती है, तो उसके साथ आप बैरियर का इस्तेमाल करो, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करो, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है स्वास्थ्य के लिए अपने. मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू है एंड इफ इट इज कंफर्टेबल फॉर बोथ द पार्टनर्स, yes, then you can indulge in sexual activity, otherwise don't force on her. Yes. अब तक हमने बात की कि शुरुआती दौर में कि महिलाओं को काफ़ी सारी होती है झिझक आपस में घर में बात करने से भी है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं को जब वो डॉक्टर से भी मिलती है तो उनसे भी ज़्यादा बात करने में वो कतराती है. तो आपको भी ऐसे अनुभव आए होंगे काफ़ी, तो उसके तब आप कैसे उनको फेस करती है और क्या उनको सलाह देती है? डॉक्टर मुकेश, मैं एक बात बताती हूँ. ये सेक्सुअल हेल्थ जो रहता है ये बचपन से हम सुनते आए हैं कि ये निजी बात है, ये एक प्राइवेट बात है, तो वो लेके हम बड़े हुए हैं. तो डॉक्टर के सामने भी जाएंगे तो हमें लगता है कि कैसे मैं प्रश्न पूछूं, ये तो आम बात है, सब लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं. जब हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं या कभी हम सुनते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं तो वहाँ लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें की जाती है. रात में 2 बार हमारा इंटरकोर्स हुआ, हम लगभग आधा घंटा इंटरकोर्स में इंडल्ज हुए, इतनी लंबा समय तक हमारा ऑर्गेज़म चला. तो ये सारी बातें, लेकिन जिसका अपने पास प्रूफ नहीं है, लेकिन इन बातों को हम सही पकड़ के जाते हैं.
और हम उनसे कंपेयर करना शुरू करते हैं, अरे ये इतना सारा हो खुद में सकता कमी है। लगने लगती है। हाँ, हमें हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हम अपना खुद का कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, हमें कमियां महसूस करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें लेके डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर शायद हमको नीचा दिखा हाँ, सकते हैं बराबर। कि अरे ये इतनी सीधी सी बात है, ये कैसे नहीं आप कर सकते। तो ये सारी वजह से, ये सारी जड़ है, वजह है कि हम ओपनली डॉक्टर के साथ भी बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट लोग आते हैं, मरीज़ आते हैं, कपल्स आते हैं जो कंसीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें इनको मालूम नहीं होती। लाइक इंटरकोर्स कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार होना ज़रूरी है जो कंसीव करने के लिए होता है, या अनचाही प्रेगनेंसी हमें रोकने के लिए क्या करना है। बहुत छोटी छोटी बातें जो सेक्स एजुकेशन में सिखाई जाती है, ये बातें मालूम नहीं होती। इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन। जो मिलती है एजुकेशन नेट से वो भी सही नहीं होती। वो भी सही नहीं होती। तो बिल्कुल। इसीलिए वो सारा निगेटिविटी लेके हम जाते हैं, और इसीलिए खुल के बात हम पहले विजिट में डॉक्टर के साथ नहीं करते। डॉक्टर को इस चीज़ों पे बोलना पड़ता है, इनकी इंटरकोर्स की हिस्ट्री लेनी हमें पड़ती है। पूछनी पड़ती है कि क्या Exactly. होता है, कहाँ प्रॉब्लम है, इंटरकोर्स सही हो रहा है या नहीं, और तब पता चलता है कि प्रॉब्लम वहीं है। और काफ़ी सारे मेल्स को भी अच्छा नहीं लगता कि मुझे क्यों ऐसे पूछ रहे हैं। आई मीन दे थिंक दैट वी आर, आई मीन अ डॉक्टर इज शोइंग प्रॉब्लम इन देम। आई रिमेंबर मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी, आई वॉज वर्किंग विद अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ कपल केम एंड वो लेडी से ऐसे ही सवाल पूछे थे जैसा भी आप कह रहे हो। एंड दैट लेडीज ने उन्हें उसके हस्बैंड को बोला तुम्ही बाहर थांबा। मतलब तो खुद के हस्बैंड के सामने सामने भी सामने डॉक्टर बात के करना। साथ नहीं बात झिझक कर महसूस दे, करते झिझक। हैं। मतलब इतना हेजिटेशन, मे बी हमारे कल्चरल ब्रिंगिंग अप जो है, Correct. जैसे आप बता रहे वैसे ही। कल्चरल, सोसाइटल, डेफिनेटली फैमिलियल, Exactly. ये सब जगह इस विषय पे चर्चा करना बैन रहता है। बट ये बहुत और जरूरी जो है। करने वाली लड़की रहती है, स्पेशली लड़की रहती है, उसको थोड़ा सा ओवर जज किया जाता है, थोड़ी सी बेशर्मी बेशर्म जैसा। है। करेक्ट। हाँ, और ये बिल्कुल। पुरुषों ने किया तो चल जाता चल है। तो जाता है। चलेगा, क्योंकि अपनी इट्स अ पैट्रियार्कल Exactly. सोसाइटी। स्टिल वी आर। यस, वी आर फेसिंग दैट। यस। मैम आप हमें कुछ ऐसी अभी बातें मैं पूछना चाहूँगी कि कॉमन सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स महिलाओं में ज़्यादातर आप क्या देखते हैं आपके रोज़ की प्रैक्टिस में? रश्मि, मैं बताना चाहती हूँ, ये एक्चुअली इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन वैसे देखा जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए तो सिंपल सा लगता है। ऑलमोस्ट 99 फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम सिर्फ 4 एंगल्स पे अच्छा। खत्म होते हैं। Okay. ओनली 4। सबसे पहला होता है कामेच्छा, Okay. दैट इज डिजायर। Desire. जो डिज़ायर, तो डिज़ायर में प्रॉब्लम, जब हमें सेक्स करने की इच्छा रहती है, जब हम दिन में भी सेक्स के बारे में कभी विचार करते हैं, हमें सेक्स के बारे में सपने पड़ते हैं, हम कभी हस्तमैथुन करना चाहते हैं, तो हमारी कामेच्छा बरकरार है। बिल्कुल। मीन्स हमारे हार्मोन्स भी अच्छे हैं और हमारी कामेच्छा भी, यानी जो desire सेक्सुअल जो हम या कहते हैं। हेल्थ का पहला फेज है, दैट इज डिजायर, कामेच्छा, वो इंटैक्ट है। लेकिन इसमें ही कुछ गड़बड़ी है, यानी कि सेक्स करने की इच्छा नहीं है, लिबिडो कम है। तो इसके भी कई सारे पहलू है, लेकिन एवरीथिंग कम्स अंडर कामेच्छा, यानी कि डिजायर। Desire. सेकेंड फेज रहती है उत्तेजना, ओके। ओके। यानी कि लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन कितना हो रहा है, लुब्रिकेशन हुआ ही नहीं, वो कम हो रहा है, इसके रीजंस भी अलग अलग रहते हैं। जो रीज़न है वो फाइंड आउट करके उसकी ट्रीटमेंट दी तो ये प्रॉब्लम्स भी रेक्टिफाई हो सकता है। तीसरा रहता है योनि प्रवेश, यानी कि पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में भी प्रॉब्लम होता है। कभी पेनिट्रेशन के नाम से ही चिंतित हम होते हैं और वो लड़की मुड़ जाती है, वो अलाव नहीं करती, तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, या बचपन का कुछ ट्रॉमा भी हो सकता trauma, है। जी। इनिशियल फेज में पेनिट्रेशन में
दर्द होता है या मिड फेज में होता है या डीप पेनिट्रेशन पे दर्द होता है, इस पे भी, इसकी भी तरह तरह के अलग अलग रीजंस हैं। तो इसके भी अलग अलग रीज़न हैं और ये अलग अलग रीजंस हमें ढूंढने पड़ते हैं और ये ढूंढ के सही डायग्नोसिस होने के बाद हम सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एट द लास्ट कम्स इज ऑर्गेज़म, यानी कि चरम सीमा, चरम सुख जो बोलते हैं, करेक्ट। तो वो ऑर्गेज़म, तो ऑर्गेज़म भी कभी किसी का होता नहीं है, किसी का डीलेड होता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का अधूरा होता है। तो ये सारे फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम जो हम इकट्ठा करते हैं, तो ये 4 ग्रुप में हमें स्पेसिफाई करनी है। बराबर। और 4 ग्रुप में स्पेसिफाई जब करते हैं और जब हम इसका सही डायग्नोसिस करते हैं तो उसका सही उपचार हम दे सकते हैं। राइट। मैडम 4 जो आपने बताया वो तो ठीक है, लेकिन फिर हर एक का हम लोग जानना चाहेंगे आपसे उसका कि ट्रीटमेंट प्लान कैसा है। मानो किसी में कुछ होता है, एक ही व्यक्ति में चारों तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, हो नहीं तो सकते। फिर आप कैसे डील करते हो हर प्रॉब्लम के साथ में? इसका मुझे ट्रीटमेंट के बारे में बताइए, हमारे ऑडियंस को उसका फ़ायदा हो जाएगा। यस, सही, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जी, प्रॉब्लम समझ गए, लेकिन उसको सोल्यूशन भी सोल्यूशन क्या है ज़रूरी है। शुरू में जब कामेच्छा में, डिज़ायर में जब गड़बड़ी होती है, तो ये डिज़ायर में गड़बड़ी पहला कारण रहता है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, बॉडी इमेज, परफॉर्मेंस, प्रेशर, प्रियर प्रेशर की वजह से वो जो हम मन में धारणा रखते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, में पढ़ के तो और वो सब जो नेट मूवी पे में देख नेट पे देखे, यस, बिल्कुल। तो ये परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से भी हमारा थोड़ा लिबिडो कम हो सकता है। कभी हमें कुछ ट्रीटमेंट चालू रहती है या हम कोई बीमारी से गुजर रहे हैं तो भी हमारा लिबिडो कम हो सकता है। कभी स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर्स हमें रहते हैं तो भी हमारा लिबिडो कम रहता है, या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा रहता है। मैंने मेरे प्रैक्टिस में केस देखी है जिसको बहुत ज़्यादा कामेच्छा थी, बहुत ज़्यादा डिज़ायर था, और बहुत इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला उसको ब्रेन ट्यूमर है। ओह, अच्छा। बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन। जो कामेच्छा होती है, डिज़ायर, ये ब्रेन से शुरू होती है। एक्चुअली कामेच्छा जो रहती है, डिज़ायर रहती है, वो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हमारा टच कैसे मिल रहा है, इन सारे बातों पर निर्भर रहती है। लेकिन कामेच्छा कम होना ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। उसके जड़ तक हमें जाना चाहिए, और जब जड़ तक चले जाते हैं तब हमें तरह तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं। जब ये आपसी संबंधों की दरारों की वजह से कामेच्छा कम है तो फिर हमें काउंसलिंग को भेजना पड़ता है। अच्छा। थोड़ी मेंटल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। जब हार्मोन्स की वजह से ये कामेच्छा कम रहती है तो हम ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स देते हैं। कभी ऐसे भी होता है फोरप्ले ही नहीं रहता, वो भी एक हस्बैंड ज़रूरी एंड part वाइफ होता है। डायरेक्टली, बेसिकली हस्बैंड डायरेक्टली इंटरकोर्स की तरफ मुड़ता है। फोरप्ले जब कम रहता है तो हमारी कामेच्छा या डिज़ायर कम रहती है। करेक्ट। तो ये भी एक रीज़न है, ये भी हमें पूछना पड़ता है कि फोरप्ले कितना है। और दूसरी बात है कि कभी कोई फोरप्ले करता है लेकिन हम ओपनली बात नहीं करते कि इस तरफ का बर्ताव मुझे इनफैक्ट पीछे लेके जाता है, ना आगे लेके। इससे मैं उत्साहित नहीं होती या इससे मुझे उत्तेजना नहीं मिलती। हम खुल के बात नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियां इतनी ओपन होना, ये कभी कभी चाहे वो हस्बैंड हो, लेकिन वो कभी ऐसे हस्बैंड को भी लगता है इसको इतना कैसे मालूम है, ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है क्या, ऐसे भी हो सकता है। इसीलिए लड़कियां बोलती नहीं है, खुल के बोलती नहीं है, जो कि इनको मालूम है, तब भी लिबिडो कम रहता है। तो ये तरह तरह के कारण रहते हैं, ये हमें देखने हैं। जब हार्मोन की कमी से लिबिडो कम है तो हम डेफिनेटली हार्मोन्स रिप्लेस करते हैं और बुलाते हैं। और आजकल
लिबिडो बढ़ाने के लिए भी दवाइयाँ अवेलेबल है, आजकल डिज़ायर क्रिएट करने के लिए। जी। लेकिन ये मेनोपॉज से पहले हमारा डिज़ायर अच्छा था, अब भी डिज़ायर कम हुआ है। ये जब हमें मालूम होता है तो ये हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर्स रहते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए दवाइयाँ भी अवेलेबल है। और ये डॉक्टर की सलाह से आपको लेनी है, अक्रॉस द काउंटर नहीं लेनी है, क्योंकि ये बिल्कुल। मिलती तो है। तो आपको जरूर डॉक्टर से लेना है, क्योंकि डॉक्टर सही डोज आपको बता सकते हैं, लेने का समय बता सकते हैं। यूजुअली ये Males दवाइयाँ में तो काफ़ी मिल जाती है वो तो काउंटर। करेक्ट फीमेल्स में भी मिलती है, मिलती लेकिन है। फीमेल्स को मालूम नहीं है कि फीमेल वाइग्रा भी अवेलेबल है। क्योंकि वो उत्तेजित बिल्कुल। करने वाली दवाइयों को वाइग्रा ही बोलते हैं। तो ये दवाइयाँ अवेलेबल है, लेकिन वो डॉक्टरी की सलाह से हमें लेनी चाहिए। ये रात में लेनी चाहिए। दिन में जब हम लेते हैं ये दवाइयाँ तो कभी कभी अपना बीपी एकदम कम हो सकता है, हम गिर सकते हैं। तो थोड़ी से प्रिकॉशन के साथ ये दवाइयाँ हम जरूर ले सकते हैं। दूसरी बात है ल्यूब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन क्यों कम है, ये उत्तेजना क्यों कम है? ये उत्तेजना वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से कम है, या ये उत्तेजना अगेन हार्मोन्स की कमी से कम है, या ये उत्तेजना फोरप्ले के कमी से हो रही है? ये वापस से ढूंढना पड़ता है। जब लुब्रिकेशन कम रहता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स थोड़ा पेनफुल हो जाता है जी। और ऑर्गेज़म तक जाने की संभावना कम होती है। इसीलिए हम फिर लुब्रिकेशन कम रहता है, ऐसे ठोस रीज़न सामने नहीं आता तो हम लुब्रिकेंट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये लुब्रिकेंट्स तरह तरह के लुब्रिकेंट्स रहते हैं, कोई वाटर बेस्ड रहता है, कोई सिलिकॉन बेस्ड रहता है, कोई ऑयल बेस्ड रहता है। घर में जो नारियल ऑयल जो रहता है, हमारा खोबरे का तेल, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाज़ार में बहुत सारे लुब्रिकेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन आप कंसीव करने की कोशिश करते हो तो वो लुब्रिकेंट्स आपको डॉक्टर की सलाह से लेने हैं। बिल्कुल। करेक्ट, क्योंकि कुछ लुब्रिकेंट्स स्पर्मिसाइडल्स भी होते हैं, तो स्पर्म्स को मार गिराते हैं, और आप तो कंसीव करना चाहते हो तो यू कैन नॉट टेक दोस, राइट। तीसरा होता है पेनिट्रेशन। तो ये पेनिट्रेशन ना होने का कारण क्या है? एक तो पेनिट्रेशन के नाम से ही डर है, तो हमें थोड़ा साइकोसोमैटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है कि ये डर क्यों है, किसकी वजह से, ये डर को कैसे हटाना है। जैसे उल ट्रॉमा कोई रहेगा, जैसे आपने बात की, करेक्ट हो सकता है, या निचला पार्ट आपको थोड़ा सेंसिटिव लगता है, हाथ लगाने से हम मुकर जाते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम कभी कभी हमारे जो वजाइनल मसल्स हैं वो ओवर एक्टिव रहते हैं, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन कर देते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कीगल्स एक्सरसाइजेस जी। ज़रूरी है। वो कीगल्स एक्सरसाइजेस इनवॉलंटरी मसल्स को थोड़ा वॉलंटरी बनाते हैं। अच्छा, और धीरे धीरे वो कीगल्स एक्सरसाइजेस करके, फिंगर से ट्रीटमेंट करके हमें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना है। उसके बाद हम लुब्रिकेंट का यूज़ करके वजाइनल डायलेटर्स भी यूज़ करते हैं। ये डायलेटर कभी रबर के मिलते हैं, प्लास्टिक के मिलते हैं, ग्लास के मिलते हैं, लेकिन हम रबर के डायलेटर इस्तेमाल करने के लिए यूजुअली एडवाइस करते हैं। लेकिन जब पेनिट्रेशन के दौरान बीच में जब दर्द होता है तो ये कभी कभी हमारे जो लिवेटर मसल्स रहते हैं, जो पेल्विक मसल्स रहते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, निचला हिस्से को सपोर्ट करते हैं, उसमें दर्द रहने से बीच में जो दर्द होता है, यानी कि एंट्री का दर्द अलग रहता है, बीच में जब जाते हैं तब जब दर्द होता है वो अलग रहता है, और डीप पेनिट्रेशन के बाद जब दर्द होता है वो अलग रहता है। तो ये अलग-अलग कारण है। यस, उसके अलग अलग कारण है और ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। जब डीप इनसाइड जाने के बाद दर्द होता है तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन रहती है जो पीरियड के दौरान, जब हमारी मासिक माहवारी बाहर आ जाती है वैसे, और वो उसका कारण रहता है अपना एंडोमेट्रियम का गिर जाना। जब एंडोमेट्रियम बाहर आता है, शेड हो जाता है, तो पीरियड साइकिल शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। कभी कभी कोई कंडीशन में ये एंडोमेट्रियम हमारे
यूट्रस के बाहरी बाजू में यानी कि पेट के अंदर रहता है, ओवरीज में रहता है। ओके। और जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू होता है, तब इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू होता है। इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। जी। और जब एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत प्रॉब्लम हमें रहती है तो डीप पेन होता है, डीप पेनिट्रेशन के दौरान पेन होता है। जब पेल्विक इन्फेक्शन रहते हैं, इसको हम पीआईडी कहते हैं, तो भी डीप पेल्विक पेन होता है और उसकी ट्रीटमेंट अलग से होती है। एक तो पहले बोलने में झिझक, उसके बाद आपको फिर पूछना पड़ता हो कि डीप है, एक्स्ट्रा डीप है, बाहर है, तो उसमें और पेशेंट करेक्ट कैसे तो खुल के बात करना नहीं पड़ता है। वो कंसल्टेशन बहुत बड़ा रहता है उसको। या सो इट मस्ट बी अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड टू कारण Evaluate, जानना, फिर correct. उसका निवारण देना, उनको काउंसलिंग करना। करेक्ट Yeah. दैट्स ट्रू। मैडम, हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि मेंसेस में इंटरकोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है और नहीं भी करना चाहिए फॉर एनी बहुत सारे रीजंस के हिसाब से। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जैसे प्रेगनेंसी अभी है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कहाँ तक सही है, गलत है, अभी आप बताएंगे कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर एक के लाइफ में प्रेगनेंसी होने की संभावना अच्छी रहती है और प्रेगनेंसी तो 1 या 2 हो ही जाती है बिल्कुल। ऑलमोस्ट 90% कपल्स को। हाँ। और ये प्रेगनेंसी का जो पीरियड रहता है ये 9 महीने का रहता है। तो 9 और महीने 9 महीने विदाउट बहुत बड़ा पीरियड। यस, बहुत बड़ा पीरियड है दोनों के लिए, दोनों के लिए। राइट। और प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से ब्लड फ्लो गोइंग टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज लिटिल मोर। तो ये ब्लड फ्लो ज़्यादा होने से इनफैक्ट उसको इच्छा होती है प्रेगनेंसी के दौरान कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं, हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, इसीलिए लिबिडो बढ़ जाता है, कामेच्छा बढ़ जाती है, डिजायर बढ़ जाती है। तो उसको बेसिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंटरकोर्स करने की इच्छा जागृत हो जाती है। सेकंड में ज़्यादा होती है। सेकंड में ज़्यादा होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान आप ज़रूर इंटरकोर्स कर सकते हो, लेकिन आपको आपके डॉक्टर से परमिशन लेनी है। समझो आपके केस में आपको वजाइनल इन्फेक्शन रहेगा, या थोड़ी सी वाटर डिस्चार्ज की लीकेज की हिस्ट्री रहेगी, या आपका प्लेसेंटा लोअर साइड पे रहेगा, या आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी की हिस्ट्री रहेगी, या आपका गर्भाशय का मुंह जल्दी ओपन होने की हिस्ट्री रहेगी, या इस प्रेगनेंसी के दौरान इंटरनल ऑस ओपन है, गर्भाशय का मुख छोटा है, तो डॉक्टर आपको इंटरकोर्स के लिए मना करेंगे जी। क्योंकि इंटरकोर्स के दौरान जब हम एक्साइट हो जाते हैं तब ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन से लिबर पेन इंड्यूस होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन कहते हैं। जब हम किस होता है, कडलिंग होता है, तो ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है। यही ऑक्सीटोसिन लेबर इंड्यूस करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, इसीलिए लव हार्मोन, लव हार्मोन। तो इसीलिए इस टाइम आपको डॉक्टर से पूछे बिना सेक्सुअल एक्टिविटी में जाना नहीं है। रिस्क फैक्टर रहेगा तो डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको नहीं करना है। अदरवाइज 90% महिलाएं जो प्रेगनेंसी नेचुरली और एकदम आराम से आसानी से कैरी कर रही है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूर कर सकती है। पर कब तक? यस, लगभग आप लास्ट ट्राइमेस्टर तक कर सकते हो। अच्छा। लेकिन जो सेफेस्ट पीरियड है ये सेकेंड ट्राइमेस्टर है, लेकिन एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू एंड ऑफ सेकेंड 3 ट्राइमेस्टर से 6 महीने का जो पीरियड होता है करेक्ट वो आइडियल होता है। आइडियल होता है। हम बिंदास बेबी मून के लिए जाने के लिए भी बोलते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट बेबी मून के लिए जाना है। तो बेबी मून यानी कि यू कैन हैव इंटरकोर्स इन दैट पीरियड एंड एंजॉय लाइक हनीमून। तो आप कर सकते हो। ट्रैवल भी उस दौरान आप कर सकते हो। आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हो, प्लेन से ट्रैवल कर सकते हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में रोड से भी ट्रैवल कर सकते हो एंड यू कैन एंजॉय सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। बट प्रोवाइडेड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स इनिशियल जो आपने medical issues बताया, मेडिकल इश्यूज। लेकिन जब हम प्रेगनेंसी के दौरान
इंटरकोर्स करते हैं तो हमें कुछ टिप्स याद में रखने हैं, जैसे कि विमेन डाउन पोजीशन जो रहती है, फ्लैट जी। लेटती है, नीचे रहती हैं, उस पोजीशन में जो गर्भाशय का वेट रहता है ये अपनी मम्मी की जो बड़ी बड़ी नसें रहती है ब्लड उस पे आता है। इस पे आ जाता है, ब्लड वेसल जो हाँ। रहती है इस पे आ जाता है और बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो सकता है। अच्छा। इसीलिए वीमेन डाउन जो पोजीशन रहती है वो हमें अवॉइड करनी है। वीमेन ऑन टॉप पोजीशन आप कर सकते हैं, या पिछली साइड से पोजीशन कर सकते हैं, या साइड टू साइड पोजीशन से भी करते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब इंटरकोर्स करना है तो सेक्स पोजीशंस वो भी थोड़ी इम्पोर्टेंट, उसका भी अलग ध्यान करनी रखना पड़ती पड़ता है। मिशनरी पोजीशन का इस्तेमाल हम नहीं करने के लिए बोलते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी लेबर इंड्यूस नहीं होता है 9 महीने ख़त्म होने के बाद भी, अच्छा। तो तब- डॉक्टर अच्छा, तब इंटरकोर्स advice- करने के लिए बोलते हैं अच्छा। क्योंकि उस दौरान ऑक्सीटोसिन का Oxytocin निर्माण release होना होता है। और सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं। ओके। ये अच्छा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी Induce हमारे करने में help गर्भाशय का मुख को सॉफ्ट करके लेबर इंड्यूस कर हाँ। सकते हैं। निपल स्टिमुलेशन भी Yes. लेबर इंड्यूस कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी तीसरे तिमाही में जब लेबर इंड्यूस नहीं होता है तो आपको जो दाई लोग रहते हैं तो वो बताते हैं कि नहीं आप कर सकते कर हो। सकते अभी डॉक्टर हो। भी खुल के नहीं बात कर सकते इतना, लेकिन बताते ये हैं। भी एक तरीका है। ये भी एक तरीका है। यूएस ये में होता है ये traditional बहुत ज्यादा। US वो तो Yes. डायरेक्टली डॉक्टर ही कहते नहीं, and वहाँ पे तो बहुत ओपन कल्चर है, बट ये सुना है, आई मीन पढ़ा भी है। और यूएस यूके में क्या होता है, डॉक्टर से कम मिलना कम होता कम है। हो- हाँ, ये मिडवाइफ जो रहती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, Yes. तो ये सारे नुस्खे बताते रहती है कि निपल स्टिमुलेशन करो, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो तो आपका लेबर रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए बट द टेक होम मैसेज, यू कैन डू इंटरकोर्स, you can indulge in intercourse during pregnancy in mid trimester with all the precautions. with all the precaution and with doctor's consent and Yes. permission with the right position. यस, राइट। सो मैम, एक टर्म ऐसी है सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल रिलेशनशिप में जो नॉवेल्स में पढ़ के, मूवी में देख के, इंटरनेट पे जो आजकल की यंग जनरेशन देख रही है, एंड सभी जनरेशन के लिए, एंड द वर्ड इज़ ऑर्गेज़म। बहुत सारे नॉवेल्स में इसे इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, मूवीज़ में कुछ अलग टाइप से उसे पोर्ट्रे किया जाता है। सो वो देख के एक फीमेल के मन में आता है कि अरे आई एम हैविंग रिलेशनशिप विथ माई हस्बैंड, मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रही हूँ, बट आई एम नॉट रीचिंग माई ऑर्गेज़म। एंड देन शी स्टार्ट, फिर वो उसकी फ्रेंड्स भी कुछ अपना बढ़ा चढ़ा के कहते रहते, एंड फिर उसे लगता है कि अरे मेरा तो ऑर्गेज़म आ ही नहीं रहा है। तो उस बारे में आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली व्हाट ऑर्गेज़म तक हम लोग पहुँचे हैं, ये एक फ़ीमेल को कैसे समझे, या उस बारे में किसी बात का उसने कुछ खुद को लो फील नहीं करना चाहिए कि अरे मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा है, या मुझ में कुछ प्रॉब्लम है क्या। ओके, ये बात लेके हम मन ही मन में खुद को कोसते रहते हैं कि क्या हमें प्रॉब्लम है, हाँ। क्या हमारी बॉडी इमेज में प्रॉब्लम है, कि हमें वो हो नहीं सकता। लेकिन ऑर्गेज़म की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि वो कैसा होना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग होता है। हर एक के लिए वो अलग रहता है। किसी को सिर्फ वो एक फीलिंग रहती है, बस अभी बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद की परिसीमा है ये, लेकिन बस अभी इसके आगे नहीं, ये भी फीलिंग हो सकता है। या किसी को पेल्विक जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ। ऐसे अलग अलग, यानी कि वेस्टर्न लिटरेचर में जब हम बोलते हैं, देखते पूछते हैं कि आपके आईज वाइड ओपन हो जाती है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ये सारा हम देखते रहेंगे तो वो ऑर्गेज़म का जो आनंद है वो वही वो हट दूर रह जाएगा। yes. इसीलिए हमें आनंद जब लेना है तो कोई बात कि हमें कोई सोचना नहीं है, जो हमें आनंद हो गया, आनंद मिला और ऐसे लगता है कि बस अभी इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, तो वो ऑर्गेज़म रहता है और वो हर एक के लिए डिफरेंट रहता है। लेकिन जब हम ऑर्गेज़म की बात करते हैं
ये इंटरनेट के ज़माने ऑर्गेज़म होता है, ये बहुत सारी लड़कियों को या महिलाओं को समझता है, लेकिन पहले ज़माने में 70% ऑफ इंडियन वीमेन दे वर नॉट नोइंग व्हाट इज़ ऑर्गेज़म, और कभी उन्होंने ज़िंदगी में महसूस नहीं किया है। 2 बच्चे होने के बाद भी उनको पता नहीं चलता, उनको ऑर्गेज़म का एहसास ही नहीं हुआ है। मीन्स ऐसे खुशी ही नहीं मिली है। Process. चलो ये करना है, ये प्रोसेस है, हमें बच्चे बहुत बनाने हैं। बार उन्होंने मैकेनिकल Yes. काम ज़्यादा हो जाता है। मैकेनिकल हो जाता है, और ये ऑर्गेज़म होता ही नहीं है, ये भी बात सही है। और जो स्टडीज़ इस बारे में हुए हैं वो भी दर्शाते हैं 10 to 12% महिलाओं को ज़िंदगी भर ऑर्गेज़म नहीं हुआ है। ओहो। लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में अभी ऑर्गेज़म ये भी एक चीज़ है, ये महिलाओं को भी पता चली है कि ये उनको भी होना चाहिए। पहले होता था ऑर्गेज़म ये पुरुषों का काम है, एक बार उन्होंने रिलीज़ कर दिया, उनके ऑर्गेज़म हो गया, चलो बात खत्म, अभी बच्चे हो सकते हैं। सेक्स ये सिर्फ बेबी क्रिएट करने के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए है। इससे पहले जो लगभग जो जितनी सारी महिला पॉपुलेशन थी उनका कहना था। आजकल यस ऑर्गेज़म होना चाहिए, ये बात दिल में मन में आने लगी है। ऑर्गेज़म के 3-4 जो फैक्टर्स होते हैं, बहुत जल्दी ऑर्गेज़म होता है, किसी को बहुत डिलेड ऑर्गेज़म रहता है, किसी का एकदम हल्का सा ऑर्गेज़म रहता है, किसी को ऑर्गेज़म होता ही नहीं है। ये 4 मेजर हम डिवीज़न ऑर्गेज़म के बारे में करते हैं। ये ऑर्गेज़म भी लाने के लिए अभी दवाइयाँ अच्छा। अवेलेबल है। ऑर्गेज़म भी दवाइयों से हम ला सकते हैं। ऑर्गेज़म हम चेंज इन सेक्सुअल पोजीशंस अच्छा। करके ला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसमें भी जो सेक्स एजुकेशन रहता है इसका महत्वपूर्ण रोल है। सेक्स एजुकेशन जब सही होता है तो लड़की को अपने शरीर के बारे में जानकारी होती है, या महिला को अपनी शरीर के बारे में जानकारी होती है, उसकी नीड के बारे में उसको बराबर आइडिया रहती है, उसकी क्या चाहत है, कौन से ऐसा टच पॉइंट है, वो टच करने के बाद वो एक्साइट हो जाती है। ये सारी बातें जब वो सेक्स एजुकेशन सही तरीके से लेती है तो उससे पता चलती है। और ये बात जब खुद को पता है तो वो रिलेशन मैच्योर होने के बाद अपने हस्बैंड को भी कह सकती है कि ये मेरे सारे टच पॉइंट है, ये पोजीशन में मेरे वो टच पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होते, क्या हम अलग पोजीशन करके देखें। तो ये फोरप्ले बढ़ाने से ऑर्गेज़म आने में मदद होती है। हम सेक्सुअल पोजीशन की चेंज की वजह से भी ऑर्गेज़म तक पहुंच सकते हैं। किसी को हाइपो अराउजल जो रहता है उनको हम दवाई दे के भी ऑर्गेज़म तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेज़म यस ज़रूर होना चाहिए। ये लग्जरी नहीं है, ये उसका हक है और need लेकिन भी ये Need है। इसका एहसास उसको होना चाहिए। बिल्कुल जी। मैम ऑर्गेज़म के बारे में तो बात कर ली हमने, साथ ही में आजकल ऑल एजेस मतलब जैसे 14-15 से लेके लड़कियों में, महिलाओं में मैस्टरबेशन भी हो रहा है। तो काफ़ी महिलाएं बोलती है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, या मम्मी अपनी बेटी को बोलते हैं नो यू डोंट डू दिस, अगर ये तुम लोग अभी से करोगे तो देन आगे जाके उसकी तकलीफ होगी। सो इसमें क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, अभी आप ही हमें बताइए। यस ये भी बहुत सही प्रश्न है। आजकल मैरिजेस जो एज ऑफ मैरिज है वो बहुत लेट हो गया है। अराउंड 30s हम मैरिज करते हैं, और हम जब प्यूबर्टी आते हैं यानी कि जब पता चलता है, एहसास होता है कि अभी हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शन शुरू हुआ, तब हमारा एज हार्डली 12, 13, 14 रहता है। और तब हमारी कामेच्छा एकदम पीक पे रहती है, एकदम पीक पे रहती है, और हमारे साथ हमारा पार्टनर तब होता ही नहीं है। बराबर। तो ये हमें दबाना नहीं है, इसको हमें चैनलाइज करना है। जब तक हमें सही पार्टनर नहीं मिलता तब तक ये हमारे डिज़ायर
इसको तो बाहर पढ़ना ही है, क्योंकि ये जब फोर्स बाहर निकलेगा तब हम रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि फ्रेंड्स के साथ डिस्कस होता है, उसका बॉयफ्रेंड रहता है, इसका बॉयफ्रेंड रहता है, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है। और इन सारों की बातें सुन के हमारी कामेच्छा जागृत हो जाती है और हम उत्तेजित हो जाते हैं। तो ये करना सही बात है, इसमें गलत कुछ नहीं है। ये हमारा निजी मामला है, हम ये सेफली कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स या फिज़िकल उसके जो प्रॉब्लम्स बोलते हैं, इसके ये करने से आप सही तरह से इंटरकोर्स नहीं कर सकती, बाद ये में सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा कुछ ये ऐसा। सारी मिथ्स है। इसीलिए मुझे नहीं लगता हस्त मैथुन यानी कि मैस्टरबेशन का फीमेल के शरीर में एक निगेटिव या गलत असर पड़ता है। लेकिन हमें सिर्फ यही देखना है कि ये हमारी निजी बात है, ये सुरक्षित वातावरण में हमें करनी है। ये हर एक का पर्सनल चॉइस है और ये हमें सुरक्षित वातावरण में करना है। इसको गलत हमें नहीं समझना है। इनफैक्ट वो करने के बाद स्त्री को या लड़की को अपने शरीर के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। उसको अपने टच पॉइंट समझ में आते हैं, उनको ये समझ में आता है कि हमें प्लेजर किस जगह से मैक्सिमम मिलती है। इनफैक्ट शी इज़ रेडी नाउ, वो अभी खुद की सोच बना के भी रेडी है। तो इस पे काफ़ी सारी लड़कियां कॉलेज जाने वाली या दोज हु आर गेटिंग मैरिड वेरी लेट, दे आर यूजिंग सम सेक्स टॉयज ऑल्सो। करेक्ट। तो ये कहाँ तक सही है और शुड दे यूज इट? जब उसका सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, डिज़ायर एंड ऑर्गेज़म तक वो चली जाती है, भले वो हस्त मैथुन से रहे यानी कि मैस्टरबेशन से रहे या सेक्स टॉयज़ की वजह से रहे, तो दे कैन डू इट। लेकिन हमें सिर्फ हाइजीन के बारे में देखना है, वो सेक्स टॉयज़ हमने कितना कैसा स्टेरिलाइज किया है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। क्योंकि ये तो हमारा हक है, ये हमारा राइट है, ये हमें हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस से आ रहा है। लेकिन हमारे पास तब सही पार्टनर नहीं है। जो पार्टनर जो हम ये एक्ट करने वाले हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसको हमारे प्रति रिस्पेक्ट रहेगा। जब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होता है और ये एक्ट की जो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ऐसा पार्टनर मिलने तक आपको मीन्स हर एक को उनका जो अंदर की जो एनर्जी है, वो दबानी नहीं है, वो चैनलाइज करनी है प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे में, गलत वे में नहीं जाना, गलत वे में नहीं जाना। इसी में आ रहा था मैं क्वेश्चन मेरा अगला कि जैसे आपने बताया कि पहले जब प्यूबर्टी आप हिट करते हो 12-13 साल के आपके, और तभी इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है और पार्टनर नहीं रहता है, तो ये मास्टरबेशन का ऑप्शन है। लेकिन जैसे लेट टीनेजर्स में होते हैं तब भी उनको पार्टनर्स की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है कि शादी तक बहुत लोग आजकल रुकते नहीं है। और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का चलन जो है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं दोनों में कहूँगा। तो ये जो ट्रेंड आ रहा है मल्टीपल पार्टनर्स का, तो उनका सेक्सुअल हेल्थ पर कितना असर होता है फीमेल्स का? बहुत गहरा असर है, बहुत ही गहरा असर है। क्योंकि होता क्या है, उनको सेक्स एजुकेशन सही नहीं होता उनका, इसीलिए तो मल्टीपल पार्टनर्स वो खोजते बैठते हैं। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन इज़ मेन रीज़न बिहाइंड दिस। क्योंकि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रहने से हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है जी। कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी का शिकार हम बन जाते हैं। जब अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो टर्मिनेशन के भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने रहते हैं। लेकिन टर्मिनेशन के दौरान कभी कभी हम अपनी फर्टिलिटी परमानेंटली लूज करते हैं। सिंस आई एम IVF स्पेशलिस्ट, आई कम अक्रॉस मेनी केसेस। 100 में से एक केस ऐसी होती ही है। पहले हमें अनचाहे बच्चा था, अनवांटेड था, हमने अबॉर्ट कर दिया। भले वो टैबलेट से अबॉर्ट करते हैं या कभी क्यूरेटिंग से अबॉर्ट करते हैं, अभी हमें चाहिए लेकिन बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि कभी कभी
अबॉर्शन के बाद हमारे शरीर का जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, स्ट्रक्चर तो अच्छा है लेकिन फंक्शन में भी प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। गर्भाशय की गर्भनलिका जो रहती है वो अफेक्ट होती है, उसका जो अंडा उठाने का जो कार्य है वो भूल जाती है इन्फेक्शन की वजह से, और ये परमानेंटली अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मीन्स बेसिकली कंसीव करने की कैपेसिटी, फर्टिलिटी खो बैठती है। तो इसीलिए ये भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, अनचाहे बच्चे हो जाते हैं, मीन्स प्रेगनेंसीज हो जाती है जो टर्मिनेट करवानी पड़ती है। उसके साथ ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हमें उसका शिकार इसका हम शिकार बन जाते हैं। और उसके साथ ही ये जो अनस्टेबल रिलेशनशिप्स है उसका गहरा प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। मेंटल जो हमारी हेल्थ है इस पे असर हो जाता है। हम लंबे जो रिश्ते रहते हैं, जो हमारे साथीदार जो रहते हैं, यस, तो जो रिलेशनशिप्स है वो लंबी समय तक लेके जाने की दिक्कत हमें आती है। एक का ये अच्छा लगता है, दूसरे का वो अच्छा लगता है, तीसरे का ये अच्छा लगता है, लेकिन सर्वगुण संपन्न तो आपको मिलने वाला नहीं होता, वो होता ही नहीं है। एक में कि सब खूबी तो मिलने नहीं, करेक्ट। लेकिन ये 3-4 रिलेशंस रखने से हमें किसी किसी की कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, फिर हम मेंटल डिलेमा में चले जाते हैं कि क्या करें हमें कैसे चाहिए, जो पार्टनर हमारा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इट्स इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हमें रहते हैं तो हमें HPV इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कुछ स्ट्रेन जो रहते हैं ये सर्वाइकल कैंसर हमें इंड्यूस करते हैं। सो इंडिया में जो लड़कियों और महिलाओं में जो कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है वो पहला है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर, और वो 90% ऑफ दैट कैंसर इज़ ड्यू टू HPV इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। पहले आजकल इसका वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन ये वैक्सीन हम सेक्सुअली इंडल्ज होने से पहले हमें वो जब लेते हैं तो इसकी इफेक्टिविटी ज़्यादा है। और ये हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ लड़कियों के लिए प्रमोट किया है। आइडियली स्पीकिंग ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये वैक्सीन दोनों ने लेनी चाहिए, तो इस पे अच्छी पकड़ ये कंडीशन पे आ सकती है। जी जी, राइट। आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा कि अपने प्यूबर्टी की बात कर दी हमने, तो प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक जो एक लंबा सफ़र होता है एक महिला का, तो इसमें उनके हार्मोन्स जो काम करते हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से उनके सेक्सुअल हेल्थ में क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे लाइफ हिस्ट्री रहती है एक महिला की, उस लाइफ हिस्ट्री में वो प्यूबर्टी फेस करती है, तब हार्मोनल टर्मोइल सबसे ज़्यादा रहता है। बहुत सारे हार्मोन्स निर्माण होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से उसके मूड और उसकी डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया मेंस्ट्रुएशन के दौरान, इनिशियल डेज रहते हैं इसमें वो पीक पे होते हैं, ओव्यूलेशन के दौरान और मैक्सिमाइज हो जाते हैं, ल्यूटियल फेज के दौरान और कम हो जाते हैं। तो ऐसे हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हार्मोनल टर्मोइल होते हैं, हार्मोन्स के चलते ही रहते हैं। करेक्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वापस वो बढ़ जाते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, और ब्लड गोइंग टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और अपनी वजाइना, अपनी लोअर पेल्विक मसल्स एंड ब्लड वेसल्स, इसकी तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा जाता है, तो इसीलिए तब इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जब हम ब्रेस्ट फीडिंग रहते हैं तो ये हार्मोन सारी ड्रॉप हो जाती है, और तभी हमारी सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है। हम अभी जाएंगे मेनोपॉज की तरफ, तो मेनोपॉज में हमारे हार्मोन्स डेफिनेटली ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मेनोपॉज के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में फैट सेल्स रहते हैं, ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। उस दौरान हम थोड़ी सी ईस्ट्रोजन बढ़ाने की क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिज़ायर
एंड ल्यूब्रिकेशन एज वेल एज ऑर्गेजम। तो वो थोड़ा टेस्टोस्टेरोन, हम ऐसे हमेशा बोलते हैं लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन कैसा, लेकिन थोड़ी मात्रा में तो होता है। थोड़ी होता मात्रा में है। टेस्टोस्टेरोन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ओल्ड एज में, नॉट ओल्ड एज बट मेनोपॉजल एज में हम ईस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए फिर डाइट हम सजेस्ट करते हैं कि आप ईस्ट्रोजन रिच डाइट ले लो, जो हरी पत्तेदार सब्जी में रहता है, सोयाबीन। इसके साथ ही सोयाबीन में रहता है, तो ये आप कर सकते हैं। सीड्स खा सकते हैं। दूसरी बात है टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाएं। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए भी हम मेथी के दाने 10-15 ग्राम मेथी के दाने हम पानी के साथ जब निगल जाते हैं हाँ। तो थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। काले उड़द जो रहते हैं, हाँ। ये 1-2 कटोरी काले उड़द को 1-2 कटोरी काले उड़द को हम गाय के घी में थोड़ा सा लहसुन और हींग का तड़का मार के जब देते हैं, तो भी ये हफ्ते में 2 बार कर दे तो भी हमारा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बूस्ट हो काफी सकता सारे है। घरेलू नुस्खे भी है। करेक्ट ये है, इससे हम इस टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मेनोपॉज के टाइम भी दो हार्मोनल लेवल्स आर लेस, यू कैन मेंटेन योर सेक्सुअल हेल्थ। एक उसी के जुड़ा एक सवाल था कि सेक्सुअल लाइफ पोस्ट मेनोपॉज, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी बता दिया, मेनोपॉज के बाद भी सेक्सुअल लाइफ एकदम आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि शरीर में जो ईस्ट्रोजन हमारा ओवरी से बंद हो गया है, लेकिन फैट सेल्स तो चालू है, और बाकी सारी जो टिश्यूज़ है वो भी थोड़ा थोड़ा निर्माण करती है वो, और वो भी हमारे लिए काफ़ी होता है। वो एस्ट्रोजन को लेके, और बेसिकली क्या होता है, ये एस्ट्रोजन तो हमारे शरीर में थोड़ा है, लेकिन हमारे आपसी संबंध एक दूसरे से कैसे है, कितना आपका रिलेशन, प्यार थिक कितना रिलेशन है। है, प्यार कितना है, कितना गहरा है, आप दोनों अभी इस उम्र में भी एक दूसरे को कितना टाइम देते हो या उत्तेजित करते हो, इस पे भी ये निर्भर होता है। बिल्कुल, उससे भी हार्मोनल चेंजेस तो होते होंगे थोड़े बहुत। मेनोपॉज के बाद थोड़ा वजाइना ड्राई हो जाता है, तो वो ड्राई वजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए लुब्रिकेंट्स रहते हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फोरप्ले उसके इसमें ज़्यादा रहता है ना। जो अच्छी बातें लगती है, जो हमें तो थोड़ी हमारे लिए इरोटिक रहती है, उत्तेजित करती है, वो देखना, उस टाइप की बातें करना, वो टच और वो सोच, ये सब साथ में हम लाते हैं, बिल्कुल। तो ये मेनोपॉज के बाद भी संभव पॉसिबल है। पॉसिबल है। मतलब ये तो मिथ है कि एक बार मेनोपॉज हिट हो गया तो यू डोंट हैव एनी सेक्सुअल ड्राइव, तो ये Absolutely मिथ है। not. नहीं हेल्दी सेक्सुअल लाइफ पोस्ट मेनोपॉज भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कभी कभी शुरू में हमें हमारा टच पॉइंट्स मालूम नहीं रहते, अच्छे ही 2-4 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद। लेकिन बाद में हम शरीर को अच्छे से जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें प्लेजर कहाँ से मिलता है। जब तक हम मेनोपॉज हमारा हिट होता है तब तक ये पक्का पता होता है, और इस पे हम काम करके हमें खुद को सेटिस्फाई कर सकते सेक्सुअल मैच्योरिटी कह सकते हो उस बात में। करेक्ट, वो हो जाती है। मैम, अभी एक बहुत अहम सवाल, हम यंग लड़कियों की बात कर रहे थे, लेट मैरिजेस की बात कर रहे थे। ये बात हमारे ज़माने में तो कभी थी नहीं, लेकिन आजकल उसका हम लोग बहुत ज़्यादा फैशन है, ट्रेंड है। तो मैं जानना चाहूँगी प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग अबाउट सेक्सुअल हेल्थ फॉर कपल्स एंड स्पेशली विमेन। तो ये आपके यहाँ पे तो बहुत होता होगा, एंड इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये आप हमें बताएंगे आज। रश्मि, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एकदम हैप्पी, हेल्दी, हार्मोनस लाइफ चाहिए तो प्री मैरिटल काउंसलिंग बाय डॉक्टर होना ही चाहिए। दूसरा भी प्री मैरिटल काउंसलिंग रहता है, दैट इज़ फॉर कम्युनिकेशन, दोनों ने कैसे एक दूसरे के साथ बिताना है, क्या करना है, दोनों के लाइकिंग्स क्या है, आप दोनों ने कैसे कोहेसिवनेस लाना है। ये काउंसलिंग अलग है जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन डॉक्टर ने भी वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, हर एक के फैमिली में कुछ हेरिडेटरी डिसऑर्डर रहते हैं, लाइक थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और कुछ अलग अलग टाइप के रहते हैं।
तो इसकी जानकारी जब हम मैरिज डिसाइड करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम कैसे करें, डेस्टिनेशन करें या इधर करें वहाँ करें, जी, लोकेशन क्या करें, ड्रेसेस क्या पहने, क्या मेनू रखे, किसको किसको बुलाए, ज्वेलरी क्या, ये सब बातें हम करते हैं। लेकिन हम ये नहीं पूछते कि आपके फैमिली में क्या फैमिली हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, इनके फैमिली में क्या है। लेकिन जब आप ये करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ज़रूर पूछते हैं कि आपका फैमिलियल डिसऑर्डर है क्या, ये रहेंगे तो दोनों की कौन सी टेस्ट करनी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दोनों की सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो रहती है उनकी भी जांच शादी से पहले करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारा एक का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहता है, एक का निगेटिव ब्लड ग्रुप का भी रहता है। लड़की का जब निगेटिव रहता है तो उसको कुछ इंजेक्शंस लेने होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और लड़के का जब पॉजिटिव होता है तब उसको कुछ इंजेक्शंस लेने होते हैं। तो इसकी जानकारी शादी से पहले रहती है तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं डॉक्टर मेडिकली आपको बता सकते हैं कि आपको शादी से के पहले क्या क्या करना है। जैसे थैलेसीमिया जैसे बीमारियां, ट्रेट जो हमें डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करती, डायरेक्ट हिट नहीं करती, लेकिन हमारे पास इसका जब ट्रेट होता है और सिमिलर ट्रेट जब हस्बैंड के फैमिली में रहता है और दोनों का जब बच्चा होता है तो ये मेजरली अफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए दोनों को देखना है। ओके, दोनों के लाइन में वो ट्रेट है, लेकिन शादी ही नहीं करनी है ऐसा नहीं है। फिर हर एक बच्चे की जांच करनी पड़ती है, एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है, थैलेसीमिया है क्या देखना पड़ता है हर एक बच्चे में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, इसीलिए डॉक्टरी जांच करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही HIV, HBS, AG जो HCV ऐसे जो वायरल मार्कर्स है वो भी देखना ज़रूरी होता है। फिर जब सेक्स के बारे में आपकी कोई मिसकंसेप्शंस या कुछ हिच रहेगा जो डॉक्टर से पूछने पड़ेंगे, या आप डरते हैं इससे, या कोई प्रॉब्लम्स रहेगी आप में, वो भी पहले ही सॉल्व करनी है आपको। कॉन्ट्रासेप्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार मैंने यही देखा है कि चलो हमारी नई नई शादी हुई, हम हनीमून गए और प्रेग्नेंट होके आए, अभी हमें बच्चा ये नहीं चाहिए। हमें ऐसे लगा ही नहीं कि एक बार करने से या 2 बार करने से होता है। ऐसे रीज़न सामने आते हैं कि इसीलिए ऐसे ही हो गया। तो कॉन्ट्रासेप्शन, आपको बच्चा नहीं चाहिए पहले साल या 2 साल, आपको एक दूसरे से आप जानना है अच्छी तरह से, आपकी आदतें या आपके जो कैरेक्टर्स है, तो आपको समय चाहिए, तो आपको ज़रूर कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना है। लेकिन कौन से टाइप कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन हमारे लिए सही है ये डॉक्टर हमें बता सकते हैं। समझो हमें पहले ही डायबिटीज़ रहता है, या आजकल यंग जनरेशन में डायबिटीज़ हाइपरटेंशन दिखाई देने लगा है, ओबेसिटी रहती है, तो उन लोगों का कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसीलिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन हमें लेना है। और कॉन्ट्रासेप्शन को लेके भी बहुत सारे मिथ्स रहते हैं कि ये यूज़ करने से या दवाइयाँ खाने से कि हम आगे नेचुरली कंसीव नहीं हो सकते, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लग सकती है। तो ये सारे जो मिथ्स है वो वही हमें सेटल करके कॉन्ट्रासेप्शन आपको अडॉप्ट करना है या यूज़ करना है, और कौन सा हमारे लिए अच्छा है इसके बारे में डेफिनेटली जानकारी लेनी है। आपका अल्कोहल का, सिगरेट का आप सेवन करते हो तो डेफिनेटली वो तो करना नहीं चाहिए, कम करना है, लेकिन वो आदत बन चुकी है। तो कंसीव करने से पहले कितनी समय आपको वो बंद करना है, कितनी दिन पहले आपको बंद करना है, ये भी जानकारी आपको डॉक्टर के पास से लेनी होगी। कंसीव करने से पहले आपको कुछ वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत रहती है, जैसे कि हेपेटाइटिस का तो शादी से पहले ही करते हैं यूजुअली, लेकिन वेरिसेला यानी कि चिकन पॉक्स के एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में है, रूबेला के एंटीबॉडीज़ शरीर में है या नहीं, वो देख के नहीं रहेंगे तो उसका वैक्सीनेशन करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिसीज़ रहते हैं, ये वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकते हैं। लेकिन ये डिसीजेज जब हम प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, एक्टिवली होते हैं, तो बेबी को सीवियर एबनॉर्मलिटी होने की संभावना होती है। तो इसीलिए इसे जब आप प्री मैरिटल काउंसलिंग डॉक्टर के पास से करते हैं तो डॉक्टर इन सारी चीज़ों का आपको इन सारी चीज़ों या डेफिनेटली वो बताते हैं, गाइड करते हैं कि आपको कैसे जाना है।
तो ग्रहों की कुंडली मिलाने से पहले मेडिकल Medical कुंडली history मिलाना होना जरूरी है। जरूरी है। दोनों की भी, और उनके फैमिली हिस्ट्री भी, अगर कोई बीमारी रहेगी, ट्रेट्स जैसे आप बता रहे थे। यस यस। लेकिन क्या ओपनली लोग रेडी होते हैं ये सब टेस्ट करवाने के लिए या ये चीज़ें बताने के लिए आज भी? मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है? इतना मिस लोग जरूर आते हैं, लेकिन वो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आते हैं। अच्छा। नॉट Pre-marriage प्री मैरिटल। प्री मैरिटल का ट्रेंड इंडिया में थोड़ा कम है। पहले इतनी कमियां निकाल लोगी मुझ में तो फिर ऐसा हो जाता है। यस, ऐसे ही हो जाता है। अच्छा मैडम, ने बात अभी की कि कंसल्टेशन डॉक्टर्स और जैसे कपल्स का हो जाता है, हाँ। पर एक बहुत अहम जो होता है कम्युनिकेशन जो चाहिए Yes. बिटवीन कपल्स। करेक्ट जैसे हमारी एक सेक्सुअल लाइफ, एक हेल्दी लाइफ होनी ज़रूरी है, करेक्ट। और भगवान ने हमें वैसे ही मेल फीमेल बनाया है, तो ये सेक्सुअल लाइफ भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके। लेकिन बहुत बार ये सेक्सुअल लाइफ कपल्स एंजॉय नहीं कर पाते। बहुत सारे होंगे, उतने रीजंस होंगे, तो इनकी रीजंस को ओवरकम करके दोनों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो और सेक्सुअल लाइफ में उनको प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? या ओपन कम्युनिकेशन इज की फॉर द हेल्दी सेक्सुअल लाइफ। कैसे है, अपनी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रहने के लिए एक दूसरे पे दृढ़ प्रेम और विश्वास होना विश्वास चाहिए। रहना ज़रूरी है, बिल्कुल। जब विश्वास रहता है, प्रेम रहता है, तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल एक्टिविटी एंड आप वो लास्ट तक पहुंच सकते हो, जिसको हम ऑर्गेज़म बोलते हैं। जब हमें हमारे पार्टनर का डाउट है, समझो ऐसे लगता है कि उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इन केसेस में, इन सिचुएशन में सेक्सुअल हेल्थ को हेल्दी रखना थोड़ा मुश्किल ही है। हो जाता है, बिल्कुल। इसीलिए सबसे पहला दुआ है दृढ़ प्रेम और विश्वास एक दूसरे का चाहिए। जी। दूसरी बात है कि कम्युनिकेशन अपना ओपन होना चाहिए। ठीक है, शादी के तुरंत बाद वो कम्युनिकेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे, सिंस इट्स आवर सेक्सुअल हेल्थ, इसीलिए मैं ओपनली बोल रही हूँ, किसी के ब्रेस्ट निपल ओवर सेंसिटिव रहते हैं और किसी को आदत रहती है थोड़ा रफ रहने की, जी। कोई बाइट चबाना, इसमें सेक्सुअल प्लेजर महसूस करते हैं। लेकिन जब उसके पार्टनर के सेंसिटिव ब्रेस्ट है और उसके ये टच अच्छे नहीं लगते, ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, अवॉइड दैट, तो ये ओपनली डिस्कस होना चाहिए। भले इन दोनों में प्रेम है, विश्वास है, सब है, लेकिन ये जो सेक्सुअल बिहेवियर्स दोनों की अलग है, इसका मध्य निकालने के लिए उनको कम्युनिकेशन ओपन करना पड़ता है। दूसरी बात है, समझो एक पोजीशन में उसके टच पॉइंट्स सेटिस्फाई नहीं होते, तो उन्होंने दूसरी पोजीशंस ट्राई करनी है। लेकिन ये दोनों डिस्कशन से ही होने वाला है। ठीक है, नहीं हो रहा है, चलने दो, ऐसे जब होता है तो इसमें मोनोटोनी आ जाती है, और जब ये मोनोटोनी डेवलप होती है, तब फिर वो सेक्सुअल प्लेजर के लिए दूसरा सहारा लेने का, दूसरा ऑप्शन यानी कि दूसरा पार्टनर चुनने के लिए प्रवृत्त होते हैं। बिल्कुल। इसलिए ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है सेफ सेक्स। समझो आप पार्टनर के साथ कर रहे हो, ये अपना हस्बैंड नहीं है, तो आपकी अब तक शादी होनी है, लेकिन पार्टनर डिसाइडेड है, बट एंड समहाउ आपको पता चला कि उसका और भी एक्स्ट्रा और भी अफेयर्स हैं, तो आपको सेफ सेक्स की तरफ मुड़ना है। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या है जिससे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बच सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये भी डिस्कशन से ही आता है। समझो कंडोम वेयर करने से आपको सेक्सुअल प्लेजर इतना नहीं मिलता है, लेकिन आपको तो कंट्रासेप्शन चाहिए, अदरवाइज अनचाहे बच्चे जन्म ले सकते हैं या अनचाहे प्रेगनेंसीज हो सकती है, तो आपको कौन सा मोड इस्तेमाल करना है, ये सब के लिए हमें ओपन कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में होना ज़रूरी है। और वो नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए डॉक्टर का सहारा भी या काउंसलर का सहारा भी ले सकते हो।
मैम, आज के एपिसोड में आपने इतनी अच्छी बातें की है कि जिस बातों के लिए ओपन कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, वही बात आज अनछुई टॉपिक बन के रह गई है. बट बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट विथ अ टेक अवे मैसेज, हमारे चैनल के प्रोटोकॉल के हिसाब से एक मिथ्स एंड फैक्ट्स का राउंड तो बनता है. Okay, जरूर करेंगे, जरूर shall we? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स इज नॉर्मल? इट्स मिथ. पेन इंटरकोर्स के दौरान होना ये शुरू के दिन में ठीक है. शुरू के दिन में हमारी इंट्रॉइटल साइज जो इंट्रॉइटस की रहती है वो शायद डिस्पैरिटी हो सकती है. इरेक्टेड पेनिस का साइज़ अलग रहता है और थोड़ी सी स्ट्रेस टेंशन की वजह से लुब्रिकेशन थोड़ा सा कम होता है और हमारा वजाइनल ओपनिंग शायद छोटा हो सकता है. तो ये डिस्पैरिटी से कभी कभी पेन जायज़ है, लेकिन आम तौर पे वो पेन होना नहीं चाहिए. पेन किस जगह होता है, किस एंट्री पॉइंट में होता है, ये हमें इसकी जानकारी मिलना ज़रूरी है. और ये जब पेनफुल रहता है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न रहता है और उस पर सॉल्यूशंस भी रहते हैं. जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल रहता है तो आपको ज़रूर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. ओके. विमेन लूज इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी एज दे एज? ये भी मिथ है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी कम नहीं होती. इनफैक्ट इंटीमेसी जितनी ज़्यादा होती है वैसे वो ग्रो हो जाती है, ब्लूम हो जाती है, तो वो कम नहीं होती. यस, हार्मोन्स हमारे शरीर में कम निर्माण हो रहे हैं, लेकिन वो ओवरी से नहीं हो रहे. अच्छा. लेकिन बाकी सारे जो शरीर में टिश्यूज़ रहते हैं लाइक फैट, ये भी एस्ट्रोजन निर्माण करता है. और कुछ सप्लीमेंट्स रहते हैं, उससे भी हमें एस्ट्रोजन मिल सकता है. और हम जब चाहत रखते हैं कि हमारा सेक्सुअल लाइफ भी हेल्दी होना चाहिए, तो आप ज़रूर अच्छी तरीके से मैच्योरली इंटीमेट एज जैसे बढ़ता है वैसे भी हो सकते हो. राइट. वुमेन कांट एंजॉय सेक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ? ये भी गलतफहमी है. चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद उसकी बॉडी में बदलाव हो जाते हैं. शायद बॉडी इमेज को लेके थोड़ी ओबेज हो जाती है, या पेट बाहर आ जाता है, या वजाइनल, करेक्ट, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है, या वजाइनल डिलीवरी होती है तो नीचे कट रहता है. ये सारी वजह रहती है, इसकी वजह से वो थोड़ी सी सेक्स करने में मुकर जाती है. ड्यूरिंग लैक्टेशन हार्मोन्स एकदम ड्रॉप हो जाते हैं. हार्मोन्स ड्रॉप होने के कारण भी ईस्ट्रोजन कम होता है, तो सेक्स कभी कभी थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लुब्रिकेशन थोड़ा कम हो सकता है. लेकिन इसके बाद इस पे भी हम वर्क कर सकते हैं इन पोस्टपार्टम, इमीडिएट पोस्टपार्टम 6 वीक्स के बाद आप सेफली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो. और लिबिडो भी उसमें अच्छा रखने के लिए आप कुछ नुस्खे आजमा सकते हो. लेकिन इट्स अ मिथ दैट डिलीवरी के बाद हमारी सेक्सुअल अर्ज कम हो जाती है. वजाइनल हाइजीन प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज नेसेसरी? इट्स अगेन अ मिथ, क्योंकि वजाइना एक नेचुरल क्लिनजिंग ऑर्गन है. वो खुद को क्लीन रखता है, उसको बात डलवाने की कुछ ज़रूरत नहीं रहती. हम खुद को क्लीन नहीं रख सकते, इसीलिए हम बात लेते हैं, लेकिन वजाइना को एक मैकेनिज़्म है खुद को क्लीन रखवाने की. इसीलिए वजाइना से जो डिस्चार्ज होता है वो खुद को क्लीन करने की वजह से हो जाता है. जो डिस्चार्ज जो स्मेली नहीं है, इची नहीं है, जो डिस्चार्ज इतना भी ज़्यादा नहीं है, कोपियस नहीं है कि जो पैड लेने की ज़रूरत पड़े, तो उस टाइप का डिस्चार्ज नहीं रहेगा. जो हमारा रूटीन जो डिस्चार्ज रहता है, ये डिस्चार्ज एक वजाइना के क्लींजिंग प्रोसीजर है कि वजाइना को क्लीन करने के लिए. वजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलाई रहते हैं, डोडरलेंस बैसिलाई होते हैं, ये वजाइना को क्लीन रखते हैं. और ये जब अच्छी मात्रा में रहते हैं तो वजाइनल इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है. लेकिन आप जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल अंदर करते हो वजाइना के अंदर, तो ये अच्छे बैक्टीरिया जो फाइटर बैक्टीरिया हमारे लिए जो फाइट कर रहे हैं
वो मर जाते हैं और फिर तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वजाइनोसिस। इसीलिए प्रोडक्ट अंदर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं। वजाइना जब हमें क्लीन रखना है तो सिर्फ बाहरी वजाइना हल्के से सोप वाटर से आप क्लीन कर सकते हो और अच्छे से पोंछ सकते हो। अच्छा. And the last question is, low libido means a lack of love for the partner. अगेन इट्स अ मिथ। लिबिडो कम है, इसके तरह तरह के रीजंस हो सकते हैं, जैसे हमने इतनी डीपली एंड डिटेल डिस्कस की है अपनी ये पॉडकास्ट में। लिबिडो हार्मोन्स की वजह से भी कम हो सकता है, लिबिडो मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, ओसीडी की वजह से भी कम हो सकता है। तो हमें लिबिडो क्यों कम है इसका कारण ढूंढना है, और ये कारण पे जब हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हम इसके छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन लो लिबिडो है इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टनर का प्यार कम है। बहुत सारे अच्छे मिथ्स और फैक्ट्स सामने आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और इसमें एलैबोरेशन करके हमारे जो दर्शक है, खासकर फीमेल दर्शक जो है, उनके लिए आपकी तरफ से एक मैसेज अगर उनको मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा कि क्या करना है, और अच्छी लाइफ, या मैं कहूँगा अच्छी सेक्सुअल लाइफ जीने के लिए आपको क्या करना है, या आप अगर थोड़ा बता देंगे तो दर्शक भी समझ जाएंगे। अच्छी सेक्सुअल लाइफ ये अपनी सुखी और समृद्ध जीवन का आत्मा है। लेकिन अच्छी सेक्सुअल लाइफ हमें मेंटेन करनी है, इसका संरक्षण करना है। ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट का आपको एहसास होना चाहिए कि मुझे ये हेल्थ अच्छी रखनी है, और उसके लिए सेक्स एजुकेशन इज़ द ओनली टूल। आप अच्छी तरह से सेक्स एजुकेशन लेते हो तो आपको सेक्सुअल हेल्थ, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ क्या है इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा, और ये आपका खुद के लिए और खुद को सुखी रखने के लिए, अपनी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए एक मिशन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैडम, आज आपने बहुत सारे राज खोले हैं विमेन सेक्सुअल लाइफ के बारे में, और जो टॉपिक्स जो हम अनछुआ मानते थे, जिसके बारे में बात करना लोग मुनासिब नहीं समझते हैं, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन भी किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शक भी इससे काफ़ी खुद को फ़ायदेमंद महसूस करते होंगे। आज के पॉडकास्ट में आपने एक अनटच टॉपिक को इतने खूबसूरती से टच किया है कि हर एक महिला जो ये एपिसोड देख रही है उनके दिमाग से काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन निकल गए होंगे, एंड वी ऑल कैन होप दैट दे शुड हैव अ वेरी हेल्दी एंड अ हैप्पी सेक्सुअल लाइफ. So thank you so much for your time and sharing your valuable knowledge with us and our audience. Thank you so much. Thank you, Mukesh, and thank you, Rashmi. Thank you for calling me. I also enjoyed this episode very much. Thank you. Thank you madam. Thanks for calling. Yeah. तो ये था हमारा आज का एपिसोड डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक मैडम के साथ, जहां हमने देखा, सीखा और जाना कि एक महिला के लिए अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानना कितना ज़रूरी होता है. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ.